दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप 2024 की जो खुशियां हैं वो लगातार 2025 में भी रखें और कंटिन्यू अपने को डेवलप और इम्प्रूव करते रहें। और मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं कि अगली बार आपको सबसे पहले तो ये पढ़ने का मौका न मिले, आप इसी बार सक्सेस हो जाओ और प्रमोट हो जाओ और अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाओ। बार बार ये चीजें पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अप्रेंटिस बैंकों में आ चुके हैं, कई बैंकों में जो 15,000 रुपए वाले हैं, जो जो क्लर्क का काम भी करेंगे। तो इसलिए क्योंकि वैकेंसी धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी, तो आप उससे पहले ही अपने टारगेट को हासिल करके आप भी चेयर पे बैठ जाएं। तो बाकी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन 2025 आप लोगों को और आपके परिवार को। तो मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, लगातार आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि लोगों ने धीरे धीरे पढ़ना भी कम कर दिया, तो चलो कोई नहीं, जितना आप पढ़ोगे उतना ही, जितना मेहनत करोगे उतना आप सक्सेस रहोगे। टेलीग्राम का लिंक डेली बताता हूँ आपको। टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे, और उसमें तो आप टिक मारोगे तब आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, हाँ यार ये मेरे को आ रहा है, ये गलत है। इतने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया, तो आपको अपना एनालाइज करने का भी मौका मिलता है। और आइए और इसमें भी अपना एनालाइज कीजिए कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर, ये कि बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट, की निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खाता है जिसमें बैंक को कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं। पहला ऑप्शन है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, दूसरा है सेविंग अकाउंट, और तीसरा आरडी, और चौथा एफडी। आपको इतना तो पता है कि आरडी, एफडी, इन पे और सेविंग अकाउंट, इन पे हमेशा ब्याज मिलता है, लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए करंट अकाउंट। और जो करंट अकाउंट होता है उसको सबसे ज्यादा वो खुलवाते हैं जो व्यवसाय, जो बिजनेस जो बिजनेस करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा करंट अकाउंट को खुलवाते हैं, क्योंकि उनको लेन देन ज्यादा होता है, तो इसलिए उनका खाता होता है करंट अकाउंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, देखते हैं, चालू खाते पर कोई बैंक ब्याज नहीं देता। चालू खाते का उपयोग मुख्य रूप से व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। जो चालू खाते का जो मेन काम है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ नीचे लिखने से पहले ही। ये जो चालू खाता है उसका मुख्य काम व्यवसाय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म नंबर 60 वो किस काम आता है। हु विल गिव फॉर्म नंबर 60, कि जो फॉर्म नंबर 60 है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पहला है पर्सन हु डज नॉट हैव पैन कार्ड, कि जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है वो। लेडीज अबव 60 ईयर्स, महिलाएं जो 60 साल की है। जेंट्स जो 60 साल के हैं, या पर्सन अबव 60 ईयर्स, की कोई भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है। तो यहाँ पर जो फॉर्म 60 का यूज किया जाता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन की बात बताऊं आपको, जिस व्यक्ति के पास कोई पैन कार्ड नहीं है वो फॉर्म 60 का यूज करता है। मैं आपको बताता हूँ नीचे से ऑप्शन, 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, वो तो ऐसा नहीं है कि जो 60 साल से ऊपर का है तो उसको फॉर्म 60 की जरूरत पड़ेगी, नहीं, पैन कार्ड। तीसरा है जेंट्स, क्योंकि 60 ईयर्स की तो लेडीज भी होती है ना, तो जेंट्स और लेडीज का तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है, ये 2 और 3 है ना। तो ऑप्शन बचता है एक, पर्सन हु डज नॉट हैव पैन कार्ड। यहाँ पे लिखा भी है फॉर्म 60 एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति करते हैं जो अभी तक पैन कार्ड के धारक नहीं है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो लोग
इसका इस्तेमाल करते हैं। आयकर विभाग को जरूरी जानकारी देते हुए ये कई तरह के वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी होता है, जैसे बैंक खाता खोलना, निवेश करना है, संपत्ति खरीदना। जब पैन कार्ड ही नहीं है तो फॉर्म 60 का काम तब होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? ईसीएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? पहला है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, दूसरा है इलेक्ट्रिकल क्लियरिंग सर्विस, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक केस सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब जो ये ईसीएस है ये काम क्या करता है, थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ईसीएस क्या काम करता है। अगर मैं ईसीएस की बात करता हूँ तो ईसीएस की जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, पहला ऑप्शन है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मोड का स्कीम है जिसके जरिए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। क्योंकि ईसीएस का काम ही वही है कि एक बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजे जाते हैं। ईसीएस की मदद से बैंकों, कंपनियों, सरकारी विभागों और निगमों द्वारा ब्याज, वेतन, पेंशन, कमीशन, लाभांश और वार्षिक भुगतान जैसे थोक लेन देन को आसानी से किया जा सकता है ईसीएस की मदद से, जिसका काम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। फुल फॉर्म देख लेना, क्योंकि मैंने ऐसी फुल फॉर्में लिखी है कि आप सोचोगे यार कौन, जिसको आता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई मेरे जैसे नया बंदा होगा, नया स्टाफ होगा तो उसके लिए थोड़ा समस्या आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अटल पेंशन योजना स्कीम इज रेगुलेटेड ऑन कंट्रोल्ड बाय, कि जो अटल पेंशन योजना है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पहला ऑप्शन है PFRDAY, दूसरा है NPCI, तीसरा है DFS, चौथा है LIC। तो जो कोई भी पेंशन फंड है उसको अगर जो मैं रेगुलेट करने की बात करता हूं तो उसको रेगुलेट करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, है ना, मैंने फुल फॉर्म लिखी नहीं यहाँ पे, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा PFRDA। तो अब होता क्या है इसमें कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 2015 और 16 में शुरू की गई थी। और एक पेंशन योजना इसे असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को पेंशन लाभ प्रदान करने का उद्देश्य लागू किया गया है। ये योजना देखो PFRDA इसको कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड इज सुपरविजिंग इन विच बैंक, जो नाबार्ड होता है वो किसको सुपरविजन करता है, वो किसकी देखरेख करता है? नाबार्ड को क्यों बनाया गया है कि वो किस चीज की देखरेख करता है? तो सबसे पहले तो आज का पहला सवाल ये हो जाएगा आपके लिए कि जो नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई, है ना। बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा, आपने बताना नाबार्ड की स्थापना कब हुई। पहला है RRB, पहला ऑप्शन है आपके लिए RRB। दूसरा है डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक, तीसरा है फॉरेन बैंक, चौथा प्राइवेट बैंक। जो नाबार्ड है वो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो बैंक हैं उनके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई है, RRB। ठीक है भाई, रूरल रीजनल बैंक की उनके विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और आपने वो बताना मेरे को कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और RRB का पर्यवेक्षण करता है। इन बैंकों का वैधानिक निरीक्षण करता है, उनको निरीक्षण यानी उन पर कंट्रोल भी करता है और उनको वो चेक भी करता है। कल थोड़ा माइक में दिक्कत आ गई थी, तो माइक हमारा थोड़ा खराब हो गया था। खराब क्या, वो डिस हो गया था, तो आवाज इसलिए नहीं आई थी, मेरे को पता नहीं लगा कि माइक का ऐसा सिस्टम है। बाकी मैंने आपको बता ही रखा है कि हम तो सीधा ही बस क्लास चलाने वाले बंदे हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ एडिट वहाँ एडिट, वो तो हम करते नहीं है। तो इसलिए
आज आपको आवाज सबसे सही आ रही होगी, वॉइस आज इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई रिस्क कस्टमर, इनमें से हाई रिस्क कस्टमर कौन कौन सा है, कौन है हाई रिस्क उच्च जोखिम वाला। पहला है एनजीओ एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, कि जो एनजीओ को ऑर्गेनाइज कर रहा है और वो बंदा बाहर से है। दूसरा गैस डीलर, जो गैस को डील कर रहा है। तीसरा मिल्क डायरी, मिल्क डेयरी। और चौथा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इनमें से कौन ऐसा है कि जो हाई रिस्क वाला है। आपको मैंने बता रखा है ना, एक होता है लो रिस्क, दूसरा होता है मीडियम रिस्क और एक होता है हाई रिस्क, है ना। तो आपने मेरे को ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। आज का ये दूसरा सवाल हो जाएगा। और आप मेरे को ये बताना कि टेलीग्राम में अगर मैं यही क्वेश्चन डालूं आपको सॉल्व करने के लिए तो कैसा रहेगा। जो मैं पढ़ाता हूं अगर मैं उसको टेलीग्राम में डालूंगा तो चलो देखूंगा फिर मैं कैसे कैसे होता है। अगर आप बताओगे तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर आप यही वाले क्वेश्चन डालो, कोई और डालो या रिवीजन वाले। तो मैं टेलीग्राम, क्योंकि इसके लिए समय भी चाहिए होता है, इसके लिए मैं पार्टिकुलर समय, आपको पता ही है बैंकिंग में तो काम भी ज्यादा होता है, तो इसके लिए समय भी चाहिए। की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी, जो केवाईसी के जो एलिमेंट्स है ना, तत्व, इनको हिंदी में बोलते हैं, जो केवाईसी के तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सीएपी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राहक स्वीकृति नीति। ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता दिया, इसलिए आज मैंने पूरा इसको लिख के लाया हूँ। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं कि जोखिम संरक्षण। तीसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, जो ग्राहक की पहचान। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो केवाईसी के जो एलिमेंट्स हैं वो सब है। सीएपी है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, रिस्क मैनेजमेंट है और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा आपने सुनना है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सुने और इस पे मनन करें कि क्या लिखा है। हिंदी में ही लिखा है, थोड़ा आप हिंदी में ही इसको देखें। पहला है सीएपी, इसकी फुल फॉर्म भी आती है कि सीएपी की फुल फॉर्म क्या है। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ग्राहक स्वीकृति नीति। इस नीति में उन ग्राहकों का वर्णन होना चाहिए जिन्हें उच्च जोखिम वाला माना जाता है। जो सीएपी है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, जो हाई रिस्क वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था, तो इसमें उनकी काउंटिंग होती है तथा जिनके लिए अधिक गहन जांच की आवश्यकता होती है। कि भाई जो मतलब ऐसा है कि फ्रॉड के उसमें होता है ना, जिनके लिए जांच की ज्यादा जरूरत होती है, वो आता है कस्टमर एक्सपीरियंस पॉलिसी सीएपी में। अगला है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, एक ग्राहक को पहचानने की प्रक्रिया भी केवाईसी में आती है। केवाईसी करवाते हैं तो आपको तो पता ही है कि लो के लिए कितना टाइम पीरियड है, मीडियम के लिए कितना टाइम पीरियड है और हाई के लिए कितना टाइम पीरियड है। तो ग्राहक को पहचानने की प्रक्रिया कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सीआईपी, ऊपर था सीएबी नीचे सीआईपी। इसमें ग्राहक का नाम, पता, जन्म तिथि, जो मतलब केवाईसी में डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसका सत्यापन करना है उसमें, ठीक है। दूसरा लेन देन मॉनिटरिंग, कि भाई अगर इनकी जो लेन देन है कहीं किसी गलत जगह फंडिंग तो नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा रुपए कहाँ फंडिंग हो रहा है, तो ये होता है ग्राहक की पहचान करना। और तीसरा है इसमें नियमित आधार पर ग्राहक जानकारी की समीक्षा पर उसका अपने रूटीन में उस चीज को शामिल करना कि हाँ यार ये ग्राहक पैसे को ला रहा है और ले जा रहा है, तो इसका क्या नियम है, क्या रूल है, कहाँ से इसके पास इतनी इनकम है, कहाँ इसका आउटसोर्स है, तो उसकी पहचान करना सीआईपी कहलाता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अगला है जोखिम प्रबंधन, जिसको कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है भाई, रिस्क मैनेजमेंट है कि इसमें कर्मचारियों की केवाईसी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण देना और सुनिश्चित करना शामिल है कि अनुपालन के महत्व को समझे। कि इसमें जो कर्मचारी की है जो केवाईसी की प्रक्रिया को उसको प्रशिक्षण देना, कि उसको बताना भाई कि ऐसे ऐसे केवाईसी होता है और इस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले था सीएपी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, तब था सीआईपी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन
प्रोसीजर, और अगला था रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 3 आपके केवाईसी के जो एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट केवाईसी के हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कस्टमर इज डिफाइंड इन, कि कस्टमर को कहाँ परिभाषित किया गया है। आपको मैंने पहले भी एक बार किसी बंदे ने इसके लिए मैसेज किया था कि सर कस्टमर को तो उनका आंसर सही था कि कस्टमर को वैसे कंज्यूमर एक्ट 1986 में परिभाषित किया गया, लेकिन कस्टमर को ऐसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया। जैसे बैंक को कहाँ परिभाषित किया, एनआई एक्ट को कहाँ परिभाषित किया है, वो अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये देखो कस्टमर को कहाँ परिभाषित किया गया है, पहला ऑप्शन है आरबीआई एक्ट में, तो इसको परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा है एनआई एक्ट में भी नहीं, तीसरा केवाईसी पॉलिसी, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो हम अभी मैंने केवाईसी आपको बताया है कि कस्टमर को कहीं ऐसे डिफाइन नहीं किया गया एज ए आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन हम उनसे केवाईसी करते हैं तो वो वहीं पर डिफाइन है वैसे, है ना। और कस्टमर को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वहां उसको डिफाइन तो नहीं किया गया, बोला गया उपभोक्ता के ये अधिकार है, उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसको अधिकार उसके राइट्स बताए गए। तो उनके राइट्स मैं देख लेता हूं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सीपीए, उसको 1986 के उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ता विवादों को निपटारे और उससे संबंधित मामलों के लिए उपभोक्ता परिषद और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करना है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। देखो यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कि इसको ये, लेकिन उसको उसको राइट्स बताए गए हैं, अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीएपी। ये जो सीएपी है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। पहला ऑप्शन है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है करंट अकाउंट पॉलिसी, तीसरा है कस्टमर ऑडिट पॉलिसी, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच द फर्स्ट एटीएम इन वाज सेट अप बाय एचएसबीसी। जो एचएसबीसी ने पहला एटीएम कौन से ईयर में सेटअप किया था। ऑप्शन आपके सामने है 1980, 1983, 1999 और 1987। तो इसका करेक्ट आंसर है 1987। 1987 में एचएसबीसी ने पहला एटीएम स्थापित किया था भारत में। 1987 में मुंबई में एचएसबीसी द्वारा लगाया गया था पहला एटीएम। दुनिया का पहला एटीएम 27 जून 1967 को लंदन में इनफील्ड कस्बे में शुरू हुआ था। एटीएम का विचार जॉन शेरपर्ट बैरोन ने दिया था, और ये शिलोंग में रहता था। ये जॉन शेरपर्ट बैरोन है ना, शिलोंग में रहता था, और 1967 में पहला एटीएम लगा था, ठीक है, दुनिया का। लेकिन भारत में 87 में आया हो। बताओ आप, 20 साल के बाद फिर भारत में एटीएम आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि MICR है हाउ मेनी डिजिट की। MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन होगा 5, 7, 9 और 11। तो इसमें होते हैं 9 डिजिट। MICR में 9 डिजिट होते हैं ना, और आपने बताना है कि IFSC में कितने डिजिट होते हैं। IFSC और बस IFSC में बताना आप। इसका आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। MICR का पूर्ण रूप ये है, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया है। अगर ये 9 अंकों का है, जो चेक लीफ में नीचे स्थित होता है, तो नीचे लिखा होता है ना 9 अंकों का डिजिट, वही MICR कोड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि आपने ये देखा ऊपर कि भारत में सबसे पहले HSBC ने 1987 में एटीएम को लगाया था। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भारत में जो पहला घूमता हुआ एटीएम है, मोबाइल मतलब कि चलता फिरता एटीएम, मोबाइल का मतलब होता है कि चलता फिरता एटीएम, किस बैंक ने सेटअप किया था। पहला है एक्सिस बैंक, दूसरा है
ICICI बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में ये जो चलता फिरता ATM है उसको किया था ICICI बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर देखते हैं क्या है इसका। ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट और डेबिट ग्राहकों को NFC सक्षम व्यापारी टर्मिनल के पास अपने स्मार्टफोन को लहराते हुए इन स्टोर संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए देश का पहला संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान शुरू किया था ICICI बैंक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बैंक इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग। मुद्रा बैंक निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? पहला ऑप्शन है सेबी का, RBI का, सिडबी का या नाबार्ड का। अगर मैं आपको मुद्रा की बात बताऊं तो मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो इसका मुद्रा की ये फुल फॉर्म, अगर माइक्रो है तो माइक्रो के लिए तो काम करता है ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है सिडबी का, कि इसकी जो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, और इसकी स्थापना होती है 8 अप्रैल 2015 को। किसकी? मुद्रा की। और 2015 को सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में देश में अनफंडेड सूक्ष्म उद्योग वित्त पोष करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कि भाई कि माइक्रो जितने भी बिजनेस हैं, छोटे वाले छोटे छोटे बिजनेस, उनको डेवलप करने के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेबिट कार्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बोथ विड्रॉ एंड डिपॉजिट पर्पज। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड निकासी और जमा दोनों के लिए किया जाता है, पहला ऑप्शन ये है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ओनली फॉर शॉप पर्पज, केवल खरीदारी के लिए किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ओनली फॉर विड्रॉल पर्पज, केवल निकासी के लिए किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड केवल जमा करने के लिए किया जाता है। तो अब आपने बताना है कि जो आपका ATM कार्ड है उसका यूज किस किस के लिए किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आपको मैंने बता दिया, इसको निकालने के लिए और जमा करने के लिए। डेबिट कार्ड को निकालने के लिए और जमा करने के लिए किया जाता है। दूसरा है केवल खरीदारी के लिए किया जाता है। तीसरा है केवल निकालने के लिए किया जाता है। चौथा जमा करने के लिए किया जाता है। तो आप भी थोड़ा इस क्वेश्चन को आप बताएं, क्योंकि आप ATM चलाते हैं और ऐसे आपके पास वर्बली क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। आज के 3 क्वेश्चन हो ही गए वैसे आपके लिए पूछने के लिए। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल गार्जियन फॉर मुस्लिम माइनर। अगर कोई मुस्लिम नाबालिग लड़का है तो उसका जो नेचुरल गार्जियन है वो कौन होगा? उसकी माताजी होगी, फादर होगा, एग्जीक्यूटर होगा या ग्रैंडफादर होगा। तो जो मुस्लिम नाबालिग का जो माइनर का जो गार्जियन होगा वो उसका क्या होगा? उसका फादर उनका प्राकृतिक गार्जियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम कानून के मुताबिक नाबालिग का प्राकृतिक अभाव उसका पिता होता है। पिता को नाबालिग के शरीर और संपत्ति का वली कहा जाता है। मुस्लिम कानून की संरक्षता के बारे में कुछ बातें मैंने जो नीचे लिखी है। माता का आमतौर पर पूर्ण अभाव के बजाय संरक्षक, माता को उसके संरक्षक माना जाता है, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए, है ना, क्योंकि माता उसके बच्चे का पालन पोषण करने का जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्लासें समय से मिल सके और आप अपनी ब्रांच में ही क्लास को देख सके। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, टाइम तो हो गया वैसे, आप लोग तो ब्रांच में सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो एक बार फिर आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलेंगे फिर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।